अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक बिस्मिल्लाह। अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। काफ़ी दिन हो गए थे, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे बात नहीं हो सकी थी और आप लोगों की डिमांड थी और इसीलिए मैंने आज तकलीफ़ दोबारा दी है जनाब ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब को, जो बिल्कुल क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में आपको बताया था, हमने 31 अगस्त का जो बाकायदा ब्रिगेडियर साहब ने डेट दी थी और कन्फर्म भी किया था और ये निकल जाएँगे यहाँ से अमरीकी, और अमरीकी वहाँ से निकल गए हैं। अब आगे क्या हो रहा है और तालिबान क्या करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को जल्दी से समेटते हुए आप तक हक़ाइक़ बता दें। पहले तो आप बताइएगा जनाब गज़नफ़र साहब कि अफ़गानिस्तान में अब ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और क्या कुछ होने जा रहा है, तालिबान क्या करने वाले? बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अमेरिकन्स ने 31 तारीख को जब वहाँ से निकले हैं और कुछ एम्बेसी का स्टाफ उन्होंने पीछे छोड़ा है, कुछ थोड़े से फौजी भी पीछे छोड़े हैं, लेकिन जो कॉम्बैट सोल्जर थे, जो लड़ाई में इन्वॉल्व थे और जो उसके साथ-साथ जो भी नेटो के जितने फोर्सेस थे, वो अफ़गानिस्तान से निकल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बड़ी बदतमीज़ाना हरकत जो की है, एक अनसिविलाइज्ड हरकत की है, जैसे वो करते हैं और झूठ बोलने की, हिपोक्रेसी की, चीज़ों को तबाह करने की उनकी आदत है। जिस तरह अफ़गानिस्तान को उन्होंने 20 साल तबाह किया, बर्बाद किया, वहाँ पे लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, वहाँ पे जाते-जाते वो अपना जितना इक्विपमेंट था, जितने हेलीकॉप्टर भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, वो उनको डैमेज बहुत बुरी तरीके से कर गए हैं कि वो आगे तालिबान या कोई और उनको इस्तेमाल ना कर सके। उनका आला इखलाकी मेयार का तो तकाजा ये था, या लीगैलिटी का तकाजा तो ये था कि वहाँ से वो उनको अपना असेंबल्ड फॉर्म में या उनको अनपैक करके ले जाते वापस। लेकिन ये करना कि जाते हुए ये बड़ा इससे आप मैं अमूमन ये कहता हूँ कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, उसकी जो कांग्रेस है, उनकी सोच बड़ी छोटी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द आपको इंडिया में नजर आता है ना, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, कहते हैं हम सेकुलर कंट्री है, लेकिन उसके अंदर जितनी शिद्दत पसंदी और जितनी इंतहा पसंदी और जितना अनसेकुलर फॉर्म इंडियन लीडरशिप के अंदर मौजूद है, नेहरू से लेके आज तक, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना छोटा सा दिमाग, ये जो एक चिड़िया का दिमाग होता है जो उससे ज्यादा सोचता नहीं है, तो डैमेज कर गए। अब वहां पे अफगानिस्तान में जब वो चले गए तो उसके बाद तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये जा रहा था कि जी वहां जाने के बाद होता ही है, आप अगर तारीख को थोड़ा उठा के पढ़े, और लोगों ने बहुत पढ़ी है, कि जब इस किस्म के ओवर पावर की हुई किसी मुल्क को जब किसी ताकत ने गासबाना कब्जा किया होता है और जब लोगों को बुरी तरीके से दबाया होता है, तो जब वो उस मुल्क को छोड़ते हैं तो वहां पे क्यास बर्पा हो जाता है, क्योंकि लोग प्रेस हुए हुए होते हैं, और जब वो कंप्रेस्ड होते हैं, जब उनकी फीलिंग्स को दबाया होता है, उनको मारा होता है, उनके ऊपर जुल्म किया होता है, तो वो एकदम उबाल की तरह, जिस तरह पानी का उबाल के नहीं निकला, इस तरह वो फटते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ये नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडे की वजह से, अमेरिकन प्रोपेगेंडे की वजह से हुआ कि जी हम लोगों को साथ ले जाएंगे, इसलिए लोग काबुल एयरपोर्ट पे जमा हो गए। अब जब वो वहां से चले गए, और तालिबान ने भी एक इंटरव्यू के अंदर एक एंकर ने उससे पूछा कि जी आपके इतने सारे लोग तालिबान जमा हैं, और वो बाना जानता है, इंडियन एंकर था, इसका मतलब है कि वो आपको लोग लाइक नहीं करते। उसने कहा आपके मुल्क में बड़ी ना इंसाफी है और बहुत बेरोजगारी है, तो आप कल कहें कि जी अमेरिका बगैर वीजे के आप जा सकते हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको जगह नहीं मिलेगी एक सुई को खड़ा करने की। तो ये रिएक्शन था लोगों का, क्योंकि वहां पे उनको डर भी था, फिर वहां पे जॉब्स की कंडीशन आपको पता है। लेकिन उसके बाद तालिबान ने एक तो सेंट्रल बैंक का गवर्नर अनाउंस किया कि जी ये सेंट्रल बैंक का गवर्नर है और ये माशियात को लुक आफ्टर करेंगे। अफगानिस्तान की इस वक्त जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो माशियात है। अब मैं तीन चीजें यहाँ पे आपका जिक्र करना चाहूंगा कि इस वक्त जो तालिबान है और जो पहले के तालिबान का उसमें फर्क है, ये समझना चाहिए। पहले के तालिबान और इस वक्त तालिबान का रूल का फर्क ये है कि पहले जो तालिबान थे वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड थे। उनका, यदि आपने मुल्ला उमर की तस्वीर भी नहीं देखी थी, और वो लोगों से लिंक भी नहीं थे, वो अपने ही खोल के अंदर रहे थे। इस वक्त की जो तालिबान लीडरशिप है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है बहुत सारी ताकतों के साथ, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए इंटरव्यूज भी देते हैं, इंग्लिश में भी इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे तबसरा भी करते हैं। साथ उनके ताल्लुकात चाइना से भी हैं, ईरान से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, रशिया से भी है, और वो अपने
को पॉलिटिकली अलाइव रखे हुए हैं, और ये कनेक्टिविटी जो है वो उनके मुल्क के अंदर सेंटर करती है कि आने वाले दिनों में कौन सा मुल्क तालिबान की कितनी मदद करेगा, किस तरह उनका निज़ाम चलेगा। दूसरा इस वक्त जो फर्क ये है कि जब पहले तालिबान आए थे, ये तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जब भी हुकूमत रही है, तो जो सेंट्रल हुकूमत, चाहे वो कम्युनिस्ट रजीम था, चाहे वो नजीब था, चाहे वो जाहिर शाह था, तो जो हुकूमत होती है उसकी रिट सिर्फ काबुल के अंदर होती है। काबुल से बाहर उनकी रेट अमूमन इसलिए खत्म हो जाती थी कि बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स होते थे जो अपने अपने इलाकों में अपना अपना रूल चलाते थे कि अगर ट्रक एक निकल के जा रहा है और वो कुछ कंसाइनमेंट लेके जलालाबाद या हेलमंद या कहीं जा रहा है, तो रास्ते में जिस वॉरलॉर्ड का ट्रॉल आता था वो उसको पैसे पे करता था। अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं ना, इस दफा ये है कि वो जो वॉरलॉर्ड वो जो है वो खत्म हो गए, यानी इस जन इस्माइल भाग गया, अता नूर वहां पे नहीं है, दोस्तम जो है वो फरार हो गया। अभी अमर साले का भी आ रहा है जो पंचशेर में जाकर डिजाइनर टाई लगाया, कहता था कि हम लड़ेंगे तालिबान से और हम ये करेंगे और वो करेंगे, वो भी ताजिकिस्तान फरार हो गया है। तो वो वॉरलॉर्ड्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि तालिबान की जो हुकूमत है वो अक्रॉस दी कंट्री फैलेगी। और तीसरी चीज ये है कि मिलिटरली उनके पास इतना आर्म्ड इक्विपमेंट आ गया है कि उनको उस चीज की आने वाले दिनों में जरूरत नहीं है। तो एक मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग किस्म की तालिबान हुकूमत जो है वो सामने मौजूद है। अब प्रॉब्लम उनका क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा उनका मालियाती माशी प्रॉब्लम है। और माशी प्रॉब्लम में जैसे उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की कि जी आप सिर्फ $100 निकाल सकते हैं हफ्ते में, उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हुए हैं, अमेरिकन ने फ्रीज किए हुए हैं, IMF ने फ्रीज किए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ने फ्रीज किए, उनको कोई एड नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि आप हफ्ते में सिर्फ $100 निकाल सकते हैं, $50 निकाल सकते हैं। अब अगर $100 एक ताजर निकालेगा तो वो अपने लोगों को पेमेंट किस तरह करेगा? वो जो माल खरीदेगा उसकी पेमेंट किस तरह करेगा? तो ये जो, और जब तक उनके फंड्स रिलीज नहीं होते या कोई मुल्क आके उनकी मदद नहीं करता, तो उससे लगता है फेयर ये है कि अफगानिस्तान एक माशी डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, जो एक सीरियस कंडीशन होगी, जिस पे वेस्ट को ये सोचना चाहिए कि अगर वहां पे फिर ये डेप्रीवेशन आ गई और ये इकोनॉमिक डेप्रीवेशन आ गई और इस तरह करके इकोनॉमी ना चली, तो फिर जब आपको पता है एक आदमी की जेब में पैसा नहीं होता, वो क्या करता है? वो लूट मार करता है, किसी और पे और से पैसा छीनता है, दहशतगर्दी की तरफ जाता है। या फिर अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ओपीएम का, ड्रग्स का। फिर वो ड्रग्स जैसे पहले तालिबान के रूल में ड्रग्स बिल्कुल बंद हो गई थी, खत्म हो गई थी, उसकी काश्त ही बंद। जब अमेरिकन फौजी आए, CIA वहां पे आई, मुसैद आई, उन्होंने बेतहाशा ड्रग की कल्टीवेशन की और वो जाके वेस्टर्न मार्केट्स में बेची, उससे पैसे कमाए। रिकॉर्ड ड्रग प्रोड्यूस हुई है, ओपीएम प्रोड्यूस हुई है, हीरोइन प्रोड्यूस हुई है। जब नेटो फोर्सेज ने, अमेरिकन फोर्सेज जब अफगानिस्तान के कभी उसके स्टैटिस्टिक्स उठा के दे दिया, तो ये बेशरम लोग जो पूरी दुनिया को तलकीन करते हैं कि ड्रग्स ना पियो लो, ये खुद ही ड्रग्स कल्टीवेट करते हैं, खुद ही लोगों को सप्लाई करते हैं, और इसमें CIA सरे फहरिस्त होती है। क्यों कहते हैं नार्को फॉर द टेररिज्म। आपसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी ये बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है ना यहाँ, वो चाहे CI हो, मोसाद हो या रॉ हो, ये सारी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं ये काम। लेकिन अगला जो मैं साथ बता रहा हूँ, मैं फूड स्कैर्सिटी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले दिनों में खुराक का बहरान बहुत खतरनाक पे आने वाला है। और इसमें मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ। आप और उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान पे बर्डन आ जाना है। मैं अब चीजों को इधर लाने लगा हूँ कि यहाँ दो तरह से, एक तो तालिबान ने पाकिस्तान के साथ चलने की बात की है और जैसे कहा है बाढ़ के इशू पे बड़ा पॉजिटिव उन्होंने इशू दिया है सारी चीजों के सामने। अब ये जो मैं दो चीजों का जवाब चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के क्या हालात और वाकयात होने, दूसरा जो वहां पर खुराक का बहरान पैदा होने वाला है और उसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो पाकिस्तान में पड़ना है, पाकिस्तान क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों चीज़ें। पहली बात जो खुराक है, आपको पता है कि पाकिस्तान से आटा, चीनी, दालें, सब चीज़ें पाकिस्तान से जाती हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत ही हाई डिप्लोमेटिक और हाई पॉलिटिकल स्टांस का मुजाहरा करते हुए इस तमाम क्राइसिस के अंदर अपनी जो क्रॉसिंग्स थी, जो चमन और तोरफम की, वो बंद नहीं की, और वहाँ से बाकायदा ट्रक क्रॉस ओवर कर रहे थे, जो फ्यूल भी लेके जाते हैं, बाकी चीज़ें भी लेके जाते हैं। अब होगा ये कि कुछ चीज़ें अगर मालियाती अदारों से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से या दुनिया के और जो ममालिक सप्लाई करते हैं, अगर उनसे अफगानिस्तान के अंदर नहीं पहुंचेंगी, तो आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि उसका बर्डन पाकिस्तान पे आएगा। अब पाकिस्तान पे बर्डन आने का क्या मतलब है? पाकिस्तान पे बर्डन आने का मतलब है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अपने अंदर ग़िज़ाई अजनास की कमी हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है,
स्मगलिंग हमारे यहाँ जोरों पे होती है। आपको पता है कि हम तो एक्सपर्ट हैं अपने मुल्क में कीमतें बढ़ाने की और बाहर के मुल्क में चीजें भेजने। चीनी का ऑलरेडी बुरान है, गंदम का बुरान है। गंदम आपको पता है हमारे यहाँ कंट्रोल तरीके, तो ये हमारे लोग सफर करेंगे और हमारे लोग बहुत बुरी तरीके से सफर करेंगे। और हमने हमेशा सफर किया अफगानिस्तान की वजह से। यहाँ पे इतने सारे अफगान रिफ्यूजीज आए, उन्होंने हमारी सोसाइटी को तबाह करके रख दिया। लेकिन आज भी अफगान जो है वो हमारे इस एहसान को मानते नहीं है। वो इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि मुझे शर्म आती है उनके दिमाग के ऊपर कि आप कितने एहसान फरामोश हैं कि एक मुल्क जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसके बावजूद आप जो है वो बहुत सारे लोग हैं अफगानी जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, अमर साले और बाकी इस किस्म के बिकाऊ रॉ के एजेंट, थर्ड क्लास लोग जो है, जो अफगानिस्तान में बैठ के दूसरों के पैसों पे पैसा खा के और एक मुल्क को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि आपकी बेटी यहाँ नहीं थी, आपकी बहू यहाँ नहीं थी, आपने यहाँ से पैसा खाया, आपने इंडिया से। शर्म आनी चाहिए इस किस्म की अफगान की लीडरशिप को। पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर पहले भी आया, पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर अब भी आएगा और हमें इसके लिए अपनी पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्मगलिंग को रोकना चाहिए, हमें अपने कोटे को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। चागी की तरफ से सुना है रूट खुला हुआ है, वहां से लोग भी आ रहे हैं, तो वहां पे एफसी को चाहिए कि चागी और बाकी जो क्रॉसिंग है उनको ब्लॉक करे और यहां से कोई चीज स्मगल नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल तरीके से अगर जाती है तो जाए, लेकिन वो चीजें जब जाएंगी तो उसमें हमें अपनी खपत और अपनी कॉम्पोजिशन और अपनी कंजम्पशन को जो है बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से करना है गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ तो गवर्नमेंट आजकल ऐसी है जो दवाइयों की कीमतें बढ़ाती है, दवाइयों की कीमतें बढ़ाती है और वहां पे एक मिनिस्टर साहब आके कह देते हैं कि जी चूंकि ब्लैक हो रही थी तो हमने दवाइयों की कीमतें। अकल को अपील करती है आपकी ये बात है सदीक साहब, आपका इतना तजुर्बा कि ब्लैक हो रही थी इसलिए दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। और ब्लैक को कंट्रोल करना कि अमेरिकन की जिम्मेदारी है, यहाँ पे ब्लैक को कंट्रोल करना भी इसी पीटीआई की हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। मतलब इतने इरेशनल बातें, इतनी इरेशनल बातें अजहर सदीक साहब मैंने अपनी जिंदगी में किसी अक्लमंद आदमी से नहीं सुनी थी कि चूंकि ब्लैक होती है तो हमने दवाई की कीमत बढ़ा दी। तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको जरा नजर में रखें और अपने आप मुल्क के अंदर की जरूरियात को कंट्रोल करते हुए, ताकि हमारे आम आदमी पे प्रेशर न आए। आने वाले दिनों में तालिबान ने आज हुकूमत बनानी थी, उन्होंने उसको एक हफ्ते के लिए मौखूफ कर दिया। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस कर दिया है शेर मोहम्मद अब्बास सरजई को, जो इनके डिप्टी लीडर और जो दोहा में हेड करते रहे हैं और उसके साथ साथ वो पहले भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गालबन रहे हैं, तजर्बा उनका है और देखेंगे कि उनकी पॉलिसी के तौर पर वो क्या चीजें कहती है। लेकिन जिस वक्त तक एक हुकूमत का स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड नहीं आ जाता उस वक्त तक आप उनकी पॉलिसीज को इमेजिन ही करके आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की लीडरशिप है उस वक्त अगर वो इस्लाम का नाम लेती है, शरीयत का नाम लेती है और इस्लामी असूलों का नाम लेती है, तो वो इस्लामी ममालिक के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेगी और वो किसी तरह भी अमेरिका की या इंडिया की टाउट बन के नहीं रहेगी, अशरफ गनी की तरह या अमर साले की तरह। बिजनेस अलग चीज होती है, कम्युनिटी अलग चीज होती है, लेकिन आपके इक़दार और आपके जो रिलेशनशिप भाईचारे पे कायम होते हैं वो अलग चीज है। तो हमें अफगानिस्तान, क्योंकि तालिबान भी कोई बहुत ज्यादा रिलायबल लोग नहीं है, ये याद रखिएगा अजहर सदीक साहब। जो भी एक्सट्रीमिस्ट होता है वो चीज को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है और पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां उनके सामने है। आई विश कि तालिबान की जो भी सुप्रीम काउंसिल और लीडरशिप है वो उन चीज को रियलाइज करे। नहीं, वैसे भी जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए अपनी औलाद को भी दाव पे लगा देता है। तो तालिबान से हमें होशियार भी रहना है